नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं नॉर्वे के जासूसी उपन्यासकार जो नेस्बो के लिखे उपन्यास द बैट का हिंदी अनुवाद एक हसीना का कत्ल। सुनते हैं पहले अंश का अध्याय 3। एक तस्मानियाई शैतान। ग्लेब पॉइंट रोड सुखद जगह निकली। बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं थी, जहां दुनिया भर के अलग अलग इलाकों के छोटे छोटे रेस्तरां एक दूसरे के साथ मौजूद थे। ये सिडनी का बोहेमियन इलाका हुआ करता था, एंड्रू ने बताया। 70 के दशक में जब मैं पढ़ता था तब यहीं रहता था। आप यहाँ अब भी शाकाहारी रेस्तरां पा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो दिमाग से रूढ़िवादी होते हैं और वैकल्पिक जीवन शैली को मानने वाले होते हैं। यहाँ समलैंगिकों के लिए किताब की दुकानें हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अब पुराने हिप्पी जा चुके हैं। जब ग्लेब लोकप्रिय स्थान बन गया तो यहाँ किराया भी बढ़ गया। मुझे शक है कि अब मैं यहाँ रह सकता हूँ या नहीं, पुलिस वाली तनख्वाह के बावजूद। वे दाईं तरफ मुड़े, हेयरफोर्ड स्ट्रीट के तरफ और गेट नंबर 54 की तरफ गए। एक छोटा सा झबरा जानवर भौंकता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। वो अपने छोटे छोटे दांत भी दिखा रहा था। वह नन्हा राक्षस सच में गुस्से में लग रहा था। पर्यटकों के लिए बनाई गई पुस्तिका में तस्मानियाई शैतान की जो तस्वीर थी वह उससे काफी मिलता जुलता था। आक्रामक और आमतौर पर अपने गले से लटकाना अरुचिकर था। उसमें लिखा था, प्रजातियां लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थीं, जिसके बारे में हैरी को पूरी उम्मीद थी कि ये बात सही थी। जैसे ही वह जानवर जबड़े खोलकर उसकी तरफ कूदा, एंड्रू ने अपना पैर उठाया और उस जानवर को एक लात जमाई और वह बाड़े के पास की झाड़ी में जाकर गिरा। बड़ी तोंद वाला एक आदमी देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अभी सोकर उठा हो। वह दरवाजे पर खड़ा था और जब वे सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आए तो उसके चेहरे पर बुरा सा भाव था। कुत्ते को क्या हुआ? वह गुलाब की झाड़ियों की तारीफ में लगा हुआ है, एंड्रयू ने मुस्कुराते हुए बताया। हम पुलिस वाले हैं, अपराध शाखा से आए हैं। मिस्टर रॉबर्टसन? अच्छा, अब आप लोगों को क्या चाहिए? मुझे जो पता है मैंने वह सब कुछ आप लोगों को बता दिया था। और अब आप हमसे कह चुके हैं। एक लंबी चुप्पी फैल गई, जबकि एंड्रू मुस्कुराए जा रहा था और हैरी एक पैर का वजन दूसरे पैर पर डाल रहा था। माफ़ी चाहता हूँ मिस्टर रॉबर्टसन, हम अपने जादू से आपको मारने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन ये इंगर होल्टर के भाई हैं और अगर ज़्यादा परेशानी न हो तो ये उसका कमरा देखना चाहेंगे। रॉबर्टसन का व्यवहार नाटकीय ढंग से बदल गया। माफ़ करना, मुझे पता नहीं था, आ जाइए। उसने दरवाज़ा खोल दिया और उनके आगे आगे चलने लगा। अच्छा, मुझे ये पता भी नहीं था कि इंगर का कोई भाई भी था, लेकिन अब आपने कहा तो मुझे लग रहा है कि परिवार में सब मिलते जुलते से हैं। उसके पीछे हैरी एंड्रयू की तरफ आधा घूमा और उसने आंखों से इशारा किया। इंगर एक प्यारी लड़की थी और बड़ी हुनरमंद भी। सच में शायद सारे घर और आस पड़ोस के लिए गर्व का विषय भी। उसे बियर की गंध आई और उसके बोलने का लहजा भी कुछ लड़खड़ा रहा था। इंगर के कमरे को ठीक करने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। वहाँ कपड़े थे, पत्रिकाएं थीं, सिगरेट से भरे ऐश ट्रे और वाइन की खाली बोतलें हर तरफ थीं। मुझे पुलिस ने फिलहाल कुछ भी नहीं छूने के लिए कहा है। हम समझते हैं। वह एक रात नहीं आई, हवाओं में गुम हो गई। शुक्रिया मिस्टर रॉबर्टसन, हम आपका बयान पढ़ चुके हैं। मैंने उससे कहा था कि वह जब रात को घर आए तो ब्रिज रोड और मछली बाजार वाला रास्ता न ले। वहाँ अंधेरा होता है और बहुत सारे अश्वेत और चिंक रहते हैं। उसने घबराकर एंड्रयू केंसिंगटन की तरफ देखा। माफ़ कीजिएगा, मेरा मतलब। कोई बात नहीं, अब आप जा सकते हैं मिस्टर रॉबर्टसन। रॉबर्टसन सीढ़ियों से नीचे उतर गया और उन्होंने रसोई से बोतलों की आवाज़ें सुनी। कमरे में एक बिस्तर था, कुछ किताबों के रैक और एक मेज। हैरी इधर उधर देखकर इंगर होल्टर की एक छवि बनाने की कोशिश करने लगा।
पीड़ित शास्त्रः खुद को पीड़ित के जूते में रखकर देखना। वह टीवी स्क्रीन की नटखट लड़की को याद कर सकता था जिसमें अर्थपूर्ण निष्ठा थी और मासूम नीली आंखें। वह निश्चित रूप से घर में रहने वाली चिड़िया नहीं थी। कमरे में दीवारों पर तस्वीरें नहीं थीं, बस ब्रेव हार्ट के मेल गिब्सन का एक पोस्टर था। इससे हैरी को याद आया कि न जाने किस कारण से उसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार मिला था। जहां तक फिल्म की बात है तो बुरी भावना से बनाई गई थी, उसने सोचा। और पुरुष? हैरी उन लोगों में था जिसे तब बहुत बुरा लगा था जब मैड मैक्स से वह हॉलीवुड का स्टार बन गया था। एक तस्वीर थी जिसमें इंगर कुछ रंगीन पश्चिमी शैली के घरों के सामने बेंच पर बैठी हुई थी। उसके साथ दाढ़ी वाले लंबे बालों वाले नौजवान बैठे हुए थे। उसने खुले बैंगनी रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसके सुंदर बाल खुले हुए थे और उसके पीले गंभीर मुख के सामने लटक रहे थे। उसने जिस नौजवान का हाथ पकड़ रखा था उसकी गोद में एक बच्चा था। उसके कमरे में रैक पर तंबाकू का एक पाउच था। ज्योतिष को लेकर कुछ किताबें थीं और एक लकड़ी का मुखौटा था जिसकी नाक टोंटी की तरह लंबी थी। हैरी ने मुखौटे को पलट दिया। उसकी कीमत वाले टैग पर लिखा हुआ था मेड इन पापुआ न्यू गिनी। जो कपड़े बिस्तर पर नहीं पड़े थे वे एक छोटी सी अलमारी में टंगे हुए थे। अधिक थे नहीं, कुछ सूती ब्लाउज, एक पुराना कोट और रैक पर बड़ी सी टोपी। एंड्रू ने मेज की दराज से सिगरेट के कागज का पैकेट निकाल लिया। किंग साइज सिगरेट के कागज। वह अपने लिए बड़े सिगरेट बनाया करती थी। क्या आपको यहाँ किसी तरह का ड्रग्स मिला था? हैरी ने पूछा। एंड्रयू ने सिर हिलाया और सिगरेट कागज की तरफ इशारा किया। लेकिन अगर हम एस्ट्रे को देखें तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर इसमें गांजा या चरस का कुछ अंश मिल जाए। ये किया क्यों नहीं गया? क्या एसओसी वाले नहीं आए थे? सबसे पहले इस बात को मानने का कोई कारण नहीं था कि अपराध यहाँ हुआ था। दूसरे, गांजा पीना कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में शोर मचाया जाए। यहाँ न्यू साउथ वेल्स में हम गांजा को लेकर अन्य ऑस्ट्रेलियाई राज्यों के मुकाबले अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते हैं। मैं इस संभावना से इनकार नहीं करता कि हत्या का कारण ड्रग्स हो सकता था, लेकिन एकाध टुकड़े मिल जाने से इस संदर्भ में कुछ नहीं होने वाला है। हम इस बात को निश्चित रूप से नहीं जानते हैं कि वह और मादक द्रव्यों का सेवन करती थी। एल्बरी में कोक और अन्य तरह के नए ड्रग्स चलन में हैं, लेकिन हमने जिस किसी से भी बात की उसमें से किसी ने भी इसके बारे में बात नहीं की और उसकी खून की जांच में भी ऐसा कुछ नहीं मिला। किसी भी तरह से वह इसको लेकर गंभीर नहीं थी। किसी तरह की सुई के निशान नहीं थे और हमने इन ड्रग्स का उपयोग करने वालों को खूब देखा है। हैरी ने उसकी तरफ देखा। एंड्रू ने अपना गला साफ किया। वैसे भी ये आधिकारिक कथन है। वैसे एक बात है जिसमें उनको लगता है कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। नॉर्वेजियाई भाषा में लिखा हुआ एक पत्र है। उसकी शुरुआत डियर एलिजाबेथ से हुई और जाहिर है कि वह समाप्त नहीं हुआ। हैरी ने सरसरी नजर डाली। हाँ, बात यह है कि मैं बेहतर हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे प्यार हो गया है। जाहिर है वह एक खूबसूरत इंसान है, ग्रीक देवताओं जैसा, जिसके लंबे घुंघराले बाल हैं, उसके नितंब उभरे हुए हैं और आंखें ऐसी जैसे उसने कुछ फुसफुसाकर कहा हो कि वह अभी इसी वक्त तुम्हें कुछ करना चाहता है। सबसे नज़दीकी दीवार के पीछे, बाथरूम में, मेज पर, फर्श पर, कहीं भी। उसका नाम इवांस है। उसकी उम्र 32 साल है। वह शादीशुदा है। ताज्जुब। और उसका 18 महीने का एक सुंदर बेटा है जिसका नाम टॉम टॉम है। इस समय उसके पास ठीक ठाक सा कोई काम नहीं है, लेकिन काम करते हुए इधर उधर भटकता रहता है। और हाँ, पता है, तुमको इसमें कुछ मुश्किल की गंध आ सकती है और मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि मैं इसमें खुद को नहीं फंसने दूंगी। फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। वैसे भी
इवांस के बारे में बहुत हो गया। मैं इस समय भी एल्बरी में काम कर रही हूँ। एक रात इवांस बार में आया था। उस दिन से मिस्टर बीन ने मुझे बाहर बुलाना बंद कर दिया है और कम से कम ये प्रगति है। लेकिन वह अभी भी अपनी घिनौनी आंखों से मेरा पीछा करता है। सच बताऊं तो मैं इस नौकरी से परेशान होने लगी हूँ, लेकिन मुझे इसमें तब तक बने रहना होगा जब तक कि एनआरके से मेरी बात हुई है। वे योजना बना रहे हैं कि अगले पतझड़ में वे टीवी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और अगर मैं चाहूँ तो उसमें आगे काम कर सकती हूँ। फैसले फैसले। चिट्ठी यहीं समाप्त हो गई। अध्याय 4। एक मस्खरा। अब हम कहाँ जा रहे हैं? हैरी ने पूछा। सर्कस में। मैंने एक दोस्त से ये वादा किया था कि एक दिन मैं आऊँगा और आज वह दिन है, नहीं? पावर हाउस पर एक छोटी सी सर्कस मंडली ने दोपहर का मुफ्त कार्यक्रम शुरू कर दिया था, जिसे देखने के लिए थोड़े से लेकिन युवा और उत्साही लोग जुटे हुए थे। जब सिडनी में ट्राम चलती थी तब इस इमारत में बिजली का केंद्र था और यहाँ ट्राम हॉल था। एंड्रू ने बताया, अब यह एक तरह से समकालीन संग्रहालय की तरह से काम कर रहा है। दो एक हट्टी कट्टी लड़कियों ने बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन कलाबाजी का प्रदर्शन किया था, लेकिन उनको खूब सारी दोस्ताना तालियां मिली। जब मस्खरा मंच पर आया तो एक विशाल गिलेटिन लुढ़काया गया। उसने चमकीले कपड़े पहन रखे थे और उसकी टोपी धारीदार थी। जाहिर है वह फ्रेंच क्रांति से प्रभावित था। उसने गीत लगाया और बच्चों के मनोरंजन के लिए हर तरह की शरारतें करने लगा। फिर मंच पर एक और मस्खरा आया जिसने लंबा सफ़ेद विग पहन रखा था और हैरी की ये बात धीरे धीरे समझ में आई कि वह लुई 16वां बना हुआ था। सर्वसम्मति से मौत का फैसला, धारीदार टोपी वाले मस्खरे ने घोषणा की। जल्दी ही जिस आदमी को सजा सुनाई गई थी उसे फांसी देने वाले तख्ते तक ले जाया गया, जहां उसने बच्चों को हैरान करते हुए अपना सिर रख दिया। तमाम चीख पुकार के बावजूद तलवार की धार के नीचे अपना सिर रख दिया। थोड़ी देर ढोल की आवाजें आईं और उसके बाद सभी को हैरानी हुई, जिसमें हैरी भी शामिल था। धार नीचे गिरी, उसने शहंशाह का गला काट दिया और उसकी आवाज वैसी ही थी जिस तरह की आवाज जाड़ों की चमकीली सुबह में जंगल में चलती कुल्हाड़ी की आती है। वह सिर जिसके ऊपर अभी भी विग था नीचे गिरा और बास्केट में चला गया। बत्तियां गुल हो गईं और जब बत्तियां वापस जलाई गईं तो वह सरविहीन राजा रोशनी में खड़ा था और उसका सिर उसके हाथ में था। अब बच्चों के शोरो गुल की कोई सीमा नहीं थी। अब बत्तियां दूसरी बार चली गईं और जब वापस आईं तो पूरी मंडली जुटकर झुककर आभार प्रकट कर रही थी। तमाशा खत्म हो चुका था। जब लोग जाने के गेट की तरफ बढ़ रहे थे तब हैरी और एंड्रयू स्टेज के पीछे की तरफ गए। वहां ड्रेसिंग रूम बनाया गया था जहां कलाकार अपने कपड़े और मेकअप बदलने में लगे हुए थे। ऑटो, नॉर्वे के इस दोस्त को सलाम करो, एंड्रू चिल्लाया। एक चेहरा पीछे मुड़ा। लुई 16वां अपने मेकअप और विग के बिना कम शानदार लग रहा था। हाँ हेलो, मैं तुका हूँ इंडियन। हैरी, ये ऑटो रेचटेंगल है। ऑटो ने कलाई को मोच देते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और जब हैरी थोड़ा सा उलझन में दिखा तो उसे गुस्सा भी आया। तब उसने उसका हाथ हल्के से दबाया। चुंबन नहीं दोगे सुंदर पुरुष? ऑटो को ये लगता है कि वह औरत है, किसी बड़े घर की महिला, एंड्रू ने समझाते हुए कहा। बकवास है तुका। ऑटो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि वह एक पुरुष है। लगता है खूबसूरत इंसान की तुमको कोई भ्रम हुआ है। शायद तुम इस बात की ताकीद अपने लिए करना चाहते हो। ऑटो खिलखिलाकर हंसने लगा। हैरी को महसूस हुआ कि उसके कान की लबें गर्म हो गईं। दो नकली भौहें एंड्रू की तरह आरोप की मुद्रा में तन गईं। आपके दोस्त क्या ये बात करते हैं? माफ करना, मेरा नाम हैरी होली है।
यहाँ बहुत चालाकी से प्रदर्शन हुआ, कपड़े भी बहुत अच्छे, एकदम जीवंत और काफी अलग भी। लुई को पकड़ने वाला अभिनय अलग हटके, जबकि इसके उल्टा वह बहुत पुराना है। इसका पहली बार प्रदर्शन जंदास्कोवस्की मस्खरा परिवार ने जनवरी 1793 में वास्तविक फांसी के 2 हफ्ते बाद ही किया था। लोगों को बहुत पसंद आया था। लोगों को हमेशा से सार्वजनिक फांसी पसंद थी। आपको पता है कि अमेरिकी टीवी पर केनेडी की हत्या को हर साल कितनी बार दिखाया जाता है? हैरी ने अपनी गर्दन हिलाई। ऑटो ऊपर छत की तरफ चिंतामग्न देखे जा रहा था। काफी अधिक बार। ऑटो खुद को महान जेंदी जंदास्कोवस्की के उत्तराधिकारी के रूप में देखता है। एंड्रू ने आगे जोड़ा, ऐसा है क्या? प्रसिद्ध मस्खरे परिवारों के बारे में हैरी की विशेषज्ञता नहीं थी। मुझे नहीं लगता है तुका कि यहाँ आपके दोस्त हमारे साथ हैं। जंदास्कोवस्की परिवार, तुम जानते हो कि संगीतकार मस्खरों का एक घुमंतू दल था जो 20वीं शताब्दी के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया आए थे और यहीं बस गए। 1971 में जैंदी की मौत तक वे सर्कस चलाते रहे। मैंने जैंदी को पहली बार तब देखा था जब मैं 6 साल का था। उसी पल से मैं ये जानता था कि मुझे क्या बनना था, और मैं वही हूँ। मेकअप के भीतर से ऑटो की मुस्कान एक उदास मस्खरे की मुस्कान थी। तुम दोनों एक दूसरे को किस तरह से जानते हो? हैरी ने पूछा। एंड्रू और ऑटो ने एक दूसरे को देखा। हैरी ने उनके मुंह को टेढ़ा होते देखा और वो ये जानता था कि उससे गलती हो गई थी। मेरा मतलब है, एक पुलिस वाला और एक मस्खरा, ये ठीक ठीक। ये एक लंबी कहानी है, एंड्रू ने कहा। मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं कि हम साथ साथ बड़े हुए। मेरे नितंब के लिए ऑटो ने अपनी माँ को भी बेच दिया होता, लेकिन उस कम उम्र में लड़कियों के प्रति और वैसी सभी चीज़ों के प्रति जो समलैंगिक नहीं होती थीं, अजीब तरह का आकर्षण दिखाई देता था। इसका कुछ संबंध मेरे संस्कारों और माहौल से रहा होगा। तुमको क्या लगता है ऑटो? एंड्रू ऑटो के थप्पड़ से खुद को बचाता हुआ हंस पड़ा। तुम्हारा कोई स्टाइल नहीं है, तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है और तुम्हारे नितंबों का भाव बहुत ज्यादा है, ऑटो ने चिल्लाते हुए कहा। हैरी ने उस मंडली के अन्य लोगों की तरफ नजर भर कर देखा। ऐसा लग रहा था कि वे उस प्रदर्शन से अप्रभावित थे। उनमें से एक हट्टे कट्टे कलाबाज ने उसको उत्साह बढ़ाने वाली निगाहों से देखा। हैरी और मैं आज रात एल्बरी जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो तुका कि मैं वहां अब नहीं जाता हूं। तुमको अब उससे उभर जाना चाहिए ऑटो। जिंदगी चलती रहती है, जानते हो। हर किसी की जिंदगी चलती रहती है। तुम्हारा मतलब है मेरी यहीं, बिल्कुल यहीं रुक जाती है। जब प्यार मर जाता है, मैं मर जाता हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। उसके अलावा मुझे घर जाकर वॉल्डॉर्फ को खिलाना भी है। तुम जाओ, मैं शायद बाद में आऊं। जल्दी मिलते हैं, हैरी ने कहा, अपने होंठ ऑटो के फैले हुए हाथों पर इस तरह से रखे जैसे वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हो। मिलते हैं सुंदर हैरी। अध्याय 5। एक स्वीडिश। जब वे पैडिंगटन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर कार से जा रहे थे तब सूरज डूब चुका था। वे एक छोटी सी खुली जगह पर जाकर रुके। वहां लगे निशान पर लिखा था ग्रीन पार्क, जबकि वहां घास भूरी हो चुकी थी और वहां बस एक ही चीज थी जो हरी थी, उस पार्क के बीचों बीच बना चबूतरा। एक आदमी जिसकी धमनियों में आदिवासी खून बह रहा था वहां पेड़ों के बीच घास पर लेटा हुआ था। उसके कपड़े तार तार थे और वह इतना गंदा था कि वह काले के स्थान पर मटमैले रंग का लग रहा था। एंड्रू को देखकर उसने अभिवादन की मुद्रा में हाथ उठाया, लेकिन एंड्रू ने उसे नजरअंदाज कर दिया। एल्बरी में इतनी भीड़ थी कि उनके शीशे के दरवाजे के बीच से अपनी जगह बनानी पड़ी। हैरी
कुछ देर खामोश खड़ा अपने सामने के नज़ारे को देखता रहा। वहां आए लोग हर तरह के थे, ज्यादातर युवा थे। घिसी हुई जीन्स पहने रॉकर्स, सूट पहने यप्पी, शैम्पेन और बकर दाढ़ी वाले कलाकार, सुंदर दिखने वाले तैराक जिनकी मुस्कान धुली हुई लग रही थी, और काले चमड़े के जैकेट पहने बाइक सवार। कमरे के बीचों बीच बार में शो पूरे उफान पर था। अर्धनग्न औरतों ने बैंगनी रंग के उड़ने वाले टॉप पहन रखे थे। वे लाल रंग से रंगे हुए मुंह ग्लोरिया जेनर के गीत की नकल उतारते हुए उछल कूद मचा रहे थे। लड़कियां बारी बारी से ऐसा कर रही थीं ताकि जो वहां प्रदर्शन न कर रही हों वे वहां मौजूद ग्राहकों के साथ इशारेबाजी कर सकें। हैरी रास्ता बनाते हुए बार में गया और उसने ऑर्डर दिया, सीधा चले आओ सुंदर नौजवान। बार में काम करने वाली महिला ने गहरी आवाज और शरारती मुस्कान के साथ कहा, अब मुझे ये बताओ कि क्या इस शहर में हम दोनों ही हैं जो सामान्य हैं? हैरी ने बियर और जूस के ग्लास लिए लौटकर पूछा। सैन फ्रांसिस्को के बाद दुनिया में समलैंगिकों की सबसे अधिक आबादी सिडनी में है, एंड्रू ने कहा। ऑस्ट्रेलिया में तट से दूर रहने वाले लोग सेक्स के मामले में विविध पसंद रखने वाले लोगों के प्रति सहिष्णुता के लिए नहीं जाने जाते। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में किसानों के वे बच्चे जो समलैंगिक होते हैं वे सिडनी आना चाहते हैं। वैसे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के समलैंगिक लोग इस शहर में रोज रोज आते रहते हैं। वे उस कमरे के पीछे एक और बार में गए जहां एंड्रू ने काउंटर के पीछे से एक लड़की को बुलाया। वह पीछे से दिखाई दे रही थी और उसके बाल जितने लाल थे उतने लाल बाल हैरी ने कभी नहीं देखे थे। वह उसकी चुस्त जीन्स की पिछली जेब तक झूल रहे थे, लेकिन वे उसकी लचकदार पीठ और सुंदर गोल नितंबों को छिपा पाने में असमर्थ थे। वह पीछे मुड़ी और उसके चमकते हुए पतले चेहरे से उसके मोतियों जैसे दांत मुस्कुरा उठे, जिसके ऊपर 2 नीली आंखें थीं और असंख्य चकते थे। कितना बकवास है अगर ये औरत नहीं है, हैरी ने सोचा। मुझे पहचाना? एंड्रू 70 के दशक के संगीत के शोर के ऊपर से चिल्लाया। मैं यहाँ इंगर के बारे में पूछताछ करने आया था। क्या हम बात कर सकते हैं? वह लड़की गंभीर हो गई। उसने सर हिलाया। वहां एक लड़की को संदेश दिया और रसोई के पीछे छोटे से स्मोकिंग रूम की तरफ बढ़ी। कोई खबर? उसने पूछा, और हैरी को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि वह अंग्रेजी से अधिक बेहतर ढंग से स्वीडिश भाषा बोल सकती थी। एक बार मैं एक बूढ़े आदमी से मिला, हैरी ने नॉर्वेजियाई भाषा में कहा। वह उसे हैरत से देखने लगी। वह अमेज़न नदी में एक जहाज का कप्तान था। उसके मुंह से मैंने पुर्तगीज भाषा के 3 शब्द सुने और मैं ये समझ गया कि वह स्वीडिश था। वह वहाँ 30 साल रहा था और मैं पुर्तगीज भाषा का एक शब्द भी नहीं बोल सकता हूँ। पहले तो वह लड़की उलझन में पड़ गई, लेकिन फिर वह हंसने लगी, उस तरह की उन्मुक्त हंसी जिसने हैरी को कुछ दुर्लभ जंगली पक्षियों की याद दिला दी। क्या ये इतना प्रकट है? उसने स्वीडिश भाषा में कहा। उसकी आवाज गहरी शांत थी और बड़े मुलायम अंदाज में बोलती थी। उच्चारण, हैरी ने कहा। तुम उच्चारण से कभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकती। क्या तुम दोनों एक दूसरे से परिचित हो? एंड्रू ने संदेह जताते हुए पूछा। हैरी ने उस लड़की की तरफ देखा। नहीं, उसने जवाब दिया। और क्या ये दुख की बात नहीं है? हैरी ने अपने आप में सोचा। उस लड़की का नाम बर्गिता एंक्विस्ट था। वह 4 साल से ऑस्ट्रेलिया में थी और 1 साल से एल्बरी में काम कर रही थी। बिल्कुल, जब हम काम करते थे तो आपस में बातचीत करते थे, लेकिन इंगर से मेरा कोई नज़दीकी नाता नहीं था। वह ज़्यादातर अपने आप में ही रहती थी। हमारा एक ग्रुप था जो अक्सर बाहर जाया करता था और कभी कभार वह भी उसमें शामिल हो जाती थी। मैं उसे उतनी अच्छी तरह से नहीं जानती थी। जब वह यहाँ आई थी
तब वह न्यू टाउन में किसी आदमी से अलग हुई थी। उसके बारे में जो सबसे निजी बात मैं जानती थी वह ये कि कुछ दिनों बाद उसके लिए रिश्ते बहुत गहरे हो जाते थे। मेरे ख्याल से उसे फिर से शुरुआत की ज़रूरत थी। तुमको पता है कि वह किसके साथ चक्कर में थी? एंड्रू ने पूछा। वास्तव में नहीं। जैसा मैंने कहा कि हम बातचीत करते थे, लेकिन उसने मुझे कभी भी अपने जीवन के बारे में सब कुछ बताया नहीं मैंने उससे इसके बारे में पूछा। अक्टूबर में वह क्वींसलैंड के उत्तर में गई थी और वहां सिडनी के लोगों के एक समूह के संपर्क में आ गई और बाद में वह उनके संपर्क में रहती थी। मुझे लगता है कि वह वहां एक आदमी से मिली थी। वह एक रात यहाँ आया था। मैंने आपको इसके बारे में पहले नहीं बताया था? उसने ऐसे पूछा जैसे दरियाफ्त कर रही हो। मुझे पता है मेरी प्यारी मिस एंक्विस्ट, मैं तो बस यही चाहता था कि मेरे नॉर्वेजियाई सहयोगी को स्वयं इस बात का पता चल जाए कि इंगर करती क्या थी। हैरी होली को नॉर्वे के सबसे अच्छे जांचकर्ताओं में जाना जाता है और हो सकता है कि ये किसी ऐसी चीज के ऊपर उंगली रख सकें जो सिडनी पुलिस की नज़र से छूट गई हो। हैरी को अचानक खांसी का दौरा पड़ा। ये मिस्टर बीन कौन है? उसने अजीब सी आवाज में पूछा। मिस्टर बीन? बरगिता ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कोई ऐसा जो अंग्रेज कॉमेडियन जैसा लगता हो। रोवन एटकिंसन ही नाम है ना उसका? अच्छा वह। बरगिता ने फिर उसी जंगली चिड़िया सी हंसी के साथ कहा। मुझे ये पसंद आया, हैरी ने सोचा, और अधिक। वह एलेक्स है, बार का मैनेजर। वह बाद में यहाँ नहीं रहेगा। हमारे पास इस बात के कारण है कि वह इंगर में दिलचस्पी रखता था। एलेक्स की नज़र इंगर पर थी और सिर्फ इंगर ही नहीं, किसी न किसी वक्त पर उसने इस बार में काम करने वाली हर लड़की के ऊपर नज़र डाली थी। हम उसको फिडलर रे कहते थे। मिस्टर बीन नाम उसको इंगर ने ही दिया था। उसके लिए आसान समय नहीं था, बुरी बात थी। 30 साल से ऊपर की उम्र है, घर में मम्मी के साथ रहता है और ऐसा लगता नहीं है कि वह कहीं जाता है। लेकिन बॉस के रूप में वह पूरी तरह से सही है और किसी तरह का नुकसान न पहुंचाने वाला। अगर आप उस तरह का कुछ सोच रहे हो तो बता दूं। तुमको कैसे पता? बरगिता ने अपने नाक को किनारे से चपत लगाया। उसके अंदर वह है नहीं। क्या तुमको इस बात का पता है कि वह किसी ऐसे आदमी को जानती थी या मिली थी जिसके अंदर वो था? हाँ, यहाँ हर तरह के पुरुष आते हैं। उनमें से सभी समलैंगिक ही नहीं होते और उनमें से कई लोगों ने इंगर को देखा भी था। वह इतनी आकर्षक थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसके दिमाग में कहीं कोई था भी। एक था। हाँ? नहीं, कुछ नहीं। मैंने रिपोर्ट में ये पढ़ा था कि वह उस रात यहाँ काम कर रही थी जिस रात ये माना जाता है कि उसका कत्ल हुआ। तुमको इस बारे में कुछ पता है कि काम के बाद वह किसी से मिलने गई थी या सीधा घर ही गई थी? उसने रसोई से कुछ बचा खुचा खाना लिया था। उसने कहा था कि वे कुत्तों के लिए था। मुझे पता था कि उसके पास कुत्ते नहीं थे, इसलिए मैंने उससे पूछा था कि वह कहाँ जा रही थी। उसने कहा था घर। मुझे बस इतना ही पता है। वह तस्मानियाई दुष्ट, हैरी बुदबुदाया। उसने उसकी तरफ उत्सुकता से देखा। उसके मकान मालिक के पास एक कुत्ता है, उसने कहा। मेरे ख्याल से उसे घूस दी गई होगी ताकि वह सही सलामत घर में घुस सके। हैरी ने बात करने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। जब वे जाने ही वाले थे कि बरगिता ने कहा, हम सही में इस बात से दुखी हैं कि उसके साथ एल्बरी में ऐसा हुआ। उसके माता पिता को कैसा महसूस हुआ? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा नहीं, हैरी ने कहा। जाहिर है वे सदमे में हैं और इस बात के लिए खुद को दोषी ठहरा रहे हैं कि उन्होंने उसे यहाँ आने दिया। ताबूत को कल नॉर्वे भेजा जाएगा। अगर उसके अंतिम संस्कार के लिए तुम फूल भेजना चाहती हो तो मैं पता ला सकता हूँ। शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
हैरी उससे कुछ और कहने वाला था, लेकिन कह नहीं पाया क्योंकि वहां मौत और अंतिम यात्रा की बात हो रही थी। बाहर जाते समय उसने विदा के समय जो मुस्कुराहट दिखाई थी वह उसकी आंखों में जल रही थी। वह जानता था कि ये कुछ देर तक रहने वाली थी। उफ, वह अपने आप में बोला, मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उस क्लब में लड़की के कपड़ों में लड़के थे और साथ में अन्य तरह के भी उपभोक्ता थे। सभी काउंटर के पास खड़े होकर कैटरीना एंड द वेव्स को दोहरा रहे थे। वॉकिंग ऑन द सनशाइन स्पीकर से बाहर आवाज आ रही थी। एल्बरी जैसी जगह पर दुख मनाने या ज्यादा फिक्र करने का समय नहीं था, एंड्रू ने टिप्पणी की। मान लो इसे इसी तरह होना चाहिए था, हैरी ने कहा। जीवन चलता रहता है। उसने हैरी से 1 मिनट ठहरने के लिए कहा, वापस बार में गया और बरगिता को बुलाया। बस एक अंतिम सवाल। हाँ? हैरी ने गहरी सांस ली। वह पहले से ही अपने फैसले पर पछता रहा था, लेकिन अभी बहुत देर नहीं हुई थी। क्या तुमको शहर में किसी अच्छे थाई रेस्तरां के बारे में पता है? बरगिता ने कुछ सोचा। मेरे ख्याल से एक बेन स्ट्रीट पर है, सिटी सेंटर में। आपको पता है कि वह कहाँ है? उसके बारे में ये कहा जाता है कि वह बहुत अच्छा है, मुझे बताया गया है। कितना अच्छा होता अगर तुम भी मेरे साथ चलती। उसे वह बात अच्छी नहीं लगी, हैरी ने सोचा। फिर यह गैर पेशेवर भी था, बहुत ही अधिक गैर पेशेवर। बरगिता ने उबासी ली, लेकिन वह इतना पक्का नहीं था कि हैरी को उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रही हो। बहरहाल वह मुस्कुराहट अभी भी बनी हुई थी। ये ऐसी लाइन है जो आप बार बार बोलते हो ऑफिसर? हाँ, अक्सर। क्या इससे काम होता है? संख्या के लिहाज से कहूँ तो नहीं। वह हंसी और अपनी गर्दन घुमाकर हैरी को ध्यान से देखने लगी। फिर उसने कंधे उचका दिए। क्यों नहीं, कल मैं खाली हूँ, 9 बजे, और पैसे आपको देने हैं। अध्याय 6। एक पादरी यानी बिशप। हैरी ने कार के ऊपर की नीली रोशनी को जाम कर दिया और चालक की सीट पर बैठ गया। जब वह मुड़ रहा था तो हवा कार की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। तेज आवाज, फिर खामोशी। सामने की तरफ एक झुकी हुई बाड़, अस्पताल का एक कमरा, फूल, गलियारे में एक तस्वीर, धुंधली। हैरी सीधा तनकर बैठा हुआ था। फिर वही सपना। अभी सुबह के 4 ही बजे थे। उसने वापस सोने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में इंगर होल्टर का अज्ञात हत्यारा घूमने लगा। 6 बजे उसे लगा कि उसे उठ जाना चाहिए। तरोताज़ा करने वाले स्नान के बाद वह उस समय हल्के नीले आकाश में हल्की धूप में बाहर नाश्ते के लिए कुछ खोजने निकल पड़ा। सिटी सेंटर से आवाज़ आ रही थी, लेकिन सुबह की भीड़ भाड़ अभी बढ़ी नहीं थी। किंग्स क्रॉस की सुंदरता का उसे उस सुबह चलते हुए एहसास हुआ। सिवाय कुछ रात के पंछियों को छोड़कर एक जोड़ा किसी सीढ़ी पर कंबल पर सोया था। कम कपड़ों में एक वेश्या थी और उनके अलावा सड़क उस समय खाली थी। एक छतदार कैफे के बाहर पटरी पर उसका मालिक खड़ा था और हैरी ने मुस्कुराते हुए उसे झट से नाश्ता तैयार करने के लिए कहा। जब वह टोस्ट और बेकन खा रहा था, तेज हवा का झोंका उसके नैपकिन को उड़ाने की कोशिश कर रहा था। आज बहुत सुबह सुबह आए हो होली, मैकॉर्मैक ने कहा। ये अच्छा है। दिमाग सबसे सही ढंग से 6:30 से 11 बजे के बीच काम करता है। उसके बाद ये काम करना बंद कर देता है। मैं बताऊं, सुबह के समय यहाँ बहुत शांति भी रहती है। 9 बजे के बाद यहाँ जो शोर शराबा होता है, उसमें मैं 2 और 2 को जोड़कर 4 भी नहीं बना सकता। आप बना सकते हैं क्या? मेरे बच्चे का कहना है कि उसे होमवर्क करने के लिए स्टीरियो बजाना पड़ता है। अगर बहुत शांति हो तो उसका ध्यान नहीं जमता है। क्या आप इस बात को समझ सकते हैं? हाँ। खैर,
कल मुझे लगा कि बहुत हो गया और मैंने जाकर उस मशीन को बंद कर दिया। मुझे सोचने के लिए इसकी ज़रूरत है, बच्चा चिल्लाया। मैंने कहा कि उसे सामान्य आदमी की तरह पढ़ना पड़ेगा। लोग अलग अलग होते हैं डैड, उसने चिढ़ते हुए कहा। आपको पता है उसकी उम्र भी वही है। मैककॉर्मैक रुका और उसने मेज पर की तस्वीर को देखा। आपके बच्चे हैं होली? नहीं, मैं सोचता हूं कि मैंने अपना कबाड़ा कर लिया। उन्होंने आपको किस बिल में ठहराया है वैसे? क्रेसेंट होटल, किंग्स क्रॉस रोड पर सर। किंग्स क्रॉस? बढ़िया। वहां ठहरने वाले तुम पहले नॉर्वेजियन नहीं हो। कुछ साल पहले नॉर्वे से एक बिशप आधिकारिक दौरे पर आए थे, या कोई उनके ही जैसे ओहदे वाला, मुझे उनका नाम याद नहीं। खैर, ओस्लो में उनके दफ्तर वालों ने किंग्स क्रॉस रोड पर उनके लिए कमरा बुक किया था। शायद उनका नाम ऐसा था जिसमें बाइबल के नाम जैसी ध्वनि थी, या कुछ वैसी ही। जब वह बिशप आए अपने अमले के साथ, तो एक मंजी हुई वैश्या ने उनके अमले के एक आदमी को पकड़कर उससे खूब रसीली बातें की। अब सोचो, वह बिशप उससे भी पहले होटल से निकल गए, जब तक कि उनका सामान ऊपर कमरे में रखा जाता। मैककॉर्मैक इतना हंसा कि उसकी आंखों में आंसू निकल आए। हाँ तो होली, आज हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? मैं ये सोच रहा था कि नॉर्वे भेजे जाने से पहले मैं होल्टर की लाश को देख पाता सर। केंसिंगटन जब आएगा तो वह तुमको मुर्दाघर तक ले जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट है कि नहीं? हाँ सर, मैं तो बस अपने सामने लाश को देखकर मैं बेहतर तरीके से सोच सकता हूँ। मैककॉर्मैक खिड़की की तरफ मुड़कर कुछ बुदबुदाया, जिससे हैरी ने ये समझा कि ठीक है। दक्षिण सिडनी के उस मुर्दा घर में तापमान 8 डिग्री था, जबकि बाहर सड़क पर तापमान 28 डिग्री। कुछ समझ में आया? एंड्रू ने पूछा। वह कांपने लगा और उसने अपना जैकेट अपने ऊपर लपेट लिया। कुछ नहीं, हैरी ने इंगर होल्टर की लाश को देखते हुए कहा। गिरने से उसका चेहरा अच्छी तरह बच गया था। एक तरफ से नाक फट गई थी और ठुड्डी गहरे गड्ढे में टकराई थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि ये लाश उसी लड़की की थी जिसकी दमकती मुस्कान वाली तस्वीर पुलिस रिपोर्ट में उसने देखी थी। गर्दन के आसपास काले निशान थे। बाकी शरीर पर कटे फटे के कुछ गहरे निशान भी थे। एक में उसकी सफ़ेद हड्डी भी दिखाई दे रही थी। उसके अभिभावक तस्वीर देखना चाहते थे। नॉर्वेजियन राजदूत ने ऐसा न करने की सलाह दी, लेकिन वकील ने इस बात के ऊपर जोर दिया, एक माँ को अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देखना चाहिए। एंड्रू ने अपनी गर्दन हिलाई। हैरी ने लेंस से गले के निशान को देखा। जिसने भी इसका गला दबाया था, उसने खुले हाथ से दबाया था। उस तरीके से किसी को मार पाना मुश्किल होता था। हत्यारा या तो बहुत मजबूत था, या हत्या की पूरी तैयारी करके आया था, या जिसने ऐसा पहले कई बार किया हो। हैरी ने एंड्रू की तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? उसके नाखूनों में चमड़ी का कोई टुकड़ा नहीं था। उसके कपड़ों पर किसी हत्यारे के बाल नहीं मिले। उसकी उंगलियों के पोरों पर छिलने के निशान भी नहीं थे। उसे इस तरह से सफाई और कुशलता के साथ मारा गया कि उसको संघर्ष करने का अधिक मौका नहीं मिला। क्या इससे आपको कोई ऐसी बात याद आती है जो आपने पहले देखी हो? एंड्रू ने कंधे उचकाए। जब आप यहाँ बहुत समय तक काम कर लेते हैं, तो सभी हत्यारे आपको पहले के किसी की याद दिलाते लगते हैं। नहीं, हैरी ने सोचा, बल्कि ये बात इससे उलट है। जब आप देर तक काम करें तो आप पाएंगे हर हत्या में बारीक अंतर होता है। वह विस्तार जो एक को दूसरे से अलगाता है और सबको अपने में अनोखा बनाता है। एंड्रू ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। आधे घंटे में सुबह की मीटिंग शुरू होने वाली है। अब बेहतर है कि हम चलें। उस जांच दल का प्रमुख लैरी वॉटकिंस था। जासूस था जिसकी कानून की पृष्ठभूमि थी। अपने समकालीनों में उसने तेजी से छलांग लगाई थी। उसके पतले होंठ, सर पर बाल कम थे
और वह बिना किसी फालतू विशेषण के तेजी से और प्रभावी ढंग से बोलता था। काबिल जांच करता है, लेकिन ये उस तरह का आदमी नहीं है जिससे आप उस माता पिता को फ़ोन करने के लिए कहें जिनकी बेटी की मौत हो गई हो, और जब भी वह दबाव में होता है तो कसम खाना शुरू कर देता है। उसने आगे जोड़ा, वॉटकिंस का खास आदमी था सर्जी लेबी, जो गंजा था, बहुत अच्छी तरह से तैयार होकर रहने वाला युगोस्लाव नागरिक, और उसकी काली बकड़ दाढ़ी थी जिससे ऐसा लगता था जैसे कि जर्मन दानव सूट पहने हुए हो। एंड्रू ने कहा कि वह आमतौर पर वैसे लोगों को लेकर संदेह में रहता था जो अपने पहनावे को लेकर ज्यादा सजग रहते थे। लेकिन लेबी असल में कोई मोड़ नहीं है, बस एकदम एहतियात से काम करने वाला था। अन्य चीज़ों के अलावा उसकी आदत ये थी कि जब कोई उससे बात करता था तो वह अपने नाखूनों को ध्यान से देखने लगता था, लेकिन इससे वह अहंकारी दिखना नहीं चाहता था। और फिर दोपहर के खाने के ब्रेक के बाद वह अपने जूते साफ करता था। ये उम्मीद मत करो कि वह कुछ कहेगा, न अपने बारे में न किसी और के बारे में। उस टीम का सबसे छोटा सदस्य था यंगसू। वह छोटा सा खुश मिजाज लड़का था जो अपनी चिड़ियों जैसी गर्दन पर हर दम मुस्कान टांगे रहता था। यंगसू का परिवार चीन से 30 साल पहले ऑस्ट्रेलिया आया था। 10 साल पहले जब यंगसू 19 साल का था तो उसके माता पिता वापस चीन यात्रा पर गए। उसके बाद उनको कभी देखा नहीं गया। उसके दादा ने ये मान लिया कि उनका लड़का किसी राजनीतिक कृत्य में संलग्न था, लेकिन वे इसमें अधिक गहरे नहीं गए। यंगसू को कभी ये पता नहीं चल पाया कि हुआ क्या था। अब वह अपने दादा दादी और 2 छोटी बहनों के लिए 12 घंटे रोज काम करता है और उन कम से कम 10 लोगों के लिए मुस्कुराता भी है। अगर आपके पास कोई बुरा चुटकुला है तो उसे यंगसू को सुना दो, वह लगभग हर चीज के ऊपर हंस देता है। एंड्रू ने उससे कहा। वे सभी एक छोटे कमरे में थे जिसमें कोने में एक शोर करने वाला पंखा चल रहा था, जिससे ये उम्मीद की जा रही थी कि वह वहां कुछ हवा दे। वॉटकिंस बोर्ड के सामने खड़ा था और उसने सभी से हैरी का परिचय करवाया। हमारे नॉर्वेजियन सहयोगी ने उस चिट्ठी का अनुवाद किया है जो हमें इंगर के कमरे में मिला था। उसके बारे में कुछ मज़ेदार हो तो हमें बता सकते हो होल? हुले, माफ करना, होली। हाँ, किसी इवांस के साथ उसका संबंध शुरू ही हुआ था। चिट्ठी से जो बात समझ में आती है उससे ये मानने के काफ़ी कारण हैं कि मेज़ पर रखी तस्वीर में उसने जिस आदमी का हाथ थाम रखा है वह उसी आदमी का हाथ है। हमने इसके बारे में पता किया था, लेबी ने कहा। हमें लगता है कि वह इवांस व्हाइट है। वॉटकिंस ने अपनी पतली भौहों को ऊपर उठाया। उसके बारे में हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है। उसके माता पिता 60 के दशक के आखिर में अमेरिका से यहाँ आए थे और उनको यहाँ का आवासीय परमिट दिया गया था। उस समय ये कोई मुश्किल काम नहीं होता था, लेबी ने खुलासा करते हुए कहा। बहरहाल वे देश भर में घूमे, शायद शाकाहारी खाने, गांजा और LSD के सहारे, जो कि उस समय का चलन था। उनको एक बच्चा हुआ, फिर उनके बीच तलाक हो गया और जब इवांस 18 साल का था उस समय उसके पिता अमेरिका वापस चले गए। उसकी माँ आध्यात्मिक तरह के उपचार आदि में लगी रहती थी। बायरन बे के पास एक रैंच में उसका एक दफ्तर है, क्रिस्टल क्लियर। वहाँ वह भाग्य के लिए पत्थर बेचती है और थाईलैंड से मंगवाई हुई उस तरह की चीजें वह पर्यटकों और आस्थावान लोगों को बेचती है। जब इवांस 18 साल का था तो उसने वही करने का फैसला किया जो बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलियाई करते हैं, उसने कहा, हैरी की तरफ घूमते हुए। कुछ नहीं, एंड्रू झुककर हल्की आवाज में बोला। ऑस्ट्रेलिया उन लोगों के लिए एकदम सही जगह है जो घूमना चाहते हैं, सर्फिंग करें और करदाताओं के खर्चे पर मजे करना चाहें। बढ़िया सामाजिक ताना बाना है और बढ़िया मौसम। हम एक शानदार देश में रहते हैं। वह पीछे की तरफ झुक गया। इस समय उसका कोई निश्चित ठिकाना नहीं है, लेबी ने आगे कहा,
लेकिन हमें ये लगता है हाल तक वह सिडनी के बाहरी इलाके में एक शैक में रहता था। वहाँ हमने जिन लोगों से बातचीत की उनका कहना था कि उन्होंने उसको कुछ समय से नहीं देखा है। वह कभी गिरफ्तार नहीं हुआ, इसलिए मेरे ख्याल से हमारे पास उसकी एक ही तस्वीर है, जो तब की है जब उसने अपना पासपोर्ट बनवाया था, और तब उसकी उम्र 13 साल थी। मैं प्रभावित हुआ। हैरी ने बिना किसी छिपाव के कहा, आपने किस तरह से उस आदमी के बारे में इतना कुछ पता कर लिया जिसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं था? बस एक फोटो थी उसकी, और उसकी बदौलत 18 मिलियन के देश में महज एक ईसाई नाम के आधार पर किस तरह से इतने कम समय में खोज लिया? एंड्रू ने फोटो में शहर को पहचान लिया। हमने स्थानीय पुलिस स्टेशन में उसका नाम टांग दिया और वे उसके नाम के साथ आए। उनका कहना है कि स्थानीय आबादी में उसकी भूमिका है। अनुवाद करने से पता चला कि वह गांजे के सिगरेट बनाता है। वह जरूर बहुत छोटा शहर होना चाहिए, हैरी ने कहा। हाँ, वहाँ महज 1000 से कुछ अधिक लोग रहते हैं, एंड्रू ने कहा। वे कुल मिलाकर डेयरी उत्पादों की बदौलत रहते थे, जब तक कि ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय छात्र इकाई ने 1973 में वहाँ समुद्री उत्सव का आयोजन नहीं शुरू कर दिया। मेज पर हंसी फैल गई। वह उत्सव असल में आदर्शवाद, वैकल्पिक जीवन शैली, प्रकृति की ओर लौटने जैसी चीज़ों को लेकर था। अखबारों ने इस बात के ऊपर ध्यान केंद्रित किया कि युवा लोग ड्रग्स लेते थे और जमकर सेक्स में लगे रहते थे। वह आयोजन 10 दिन तक चला और कुछ लोगों के लिए वह कभी नहीं रुका। वहाँ आसपास हर चीज़ की अच्छी उपज के लिए बढ़िया वातावरण है। मुझे इस बात को इस तरह से कहने दो। मुझे इस बात में संदेह है कि वहाँ डेयरी उत्पाद अभी भी सबसे बड़ा व्यवसाय रह गया है। मुख्य सड़क पर स्थानीय पुलिस स्टेशन से 50 मीटर की दूरी पर आप पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे खुला हुआ गांजा बाजार है और LSD का बाजार। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है। हाल तक वह वहाँ सभी तरह के कार्यक्रमों में देखा जाता था, पुलिस का ये कहना है। असल में न्यू साउथ वेल्स के प्रमुख वहाँ एक अभियान की शुरुआत करने वाले हैं, वॉटकिंस बीच में बोल पड़ा। संघीय सरकार उसके ऊपर दबाव डाल रही है कि वह वहाँ नशीले पदार्थों के बढ़ते व्यापार को लेकर कुछ करे। ये सही बात है, लेबी ने कहा। पुलिस हेलीकॉप्टर की मदद से उन खेतों की तस्वीर ले रही है जहाँ वे मादक पदार्थ उगाते हैं। अच्छा, वॉटकिंस ने कहा, हमें उस आदमी को पकड़ना पड़ेगा। केंसिंगटन, तुमको वहाँ के बारे में ज़रूर पता होगा। और तुम होली, मुझे नहीं लगता कि तुमको ऑस्ट्रेलिया के कुछ और हिस्सों को देखने में किसी तरह की आपत्ति होगी। मैं कॉमेक से कहूँगा कि वह वहाँ बता दे कि हम आ रहे हैं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जो नेस्बो के लिखे उपन्यास एक हसीना का क़त्ल के पहले अंश के अध्याय 3, 4, 5 और 6। इनके आगे के अध्याय लेकर मैं जल्द ही उपस्थित होंगी। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।